नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मार्केट पर ये हमारी खास पेशकश है और ये शो है आप दर्शकों का। जी हां, इस शो में बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का होता है, जिसपे हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो भरोसेमंद सलाह देते हैं। इसके अलावा मार्केट पर हमारी नजर होती है आज के बाजार के हिसाब से। कल के बाजार की हम रणनीति बनाते हैं। दिग्गज एक्सपर्ट्स बताते हैं आपको कि आखिर कहां कमाई के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज के शो में क्या होगी बात, जरा उस पर फटाफट से निगाह डाल लेते हैं। तो आज हम करेंगे बात कि किस तरह से आज का जो बाजार है वो आपको आगे देखना होगा और बाजार की रणनीति किस तरह से बनाए। बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट आपके सामने होगा और कल की तैयारी में आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर अपने सवाल भेजने हैं और इन सवालों के साथ हम आपको भरोसेमंद सलाह देंगे। ट्विटर और फेसबुक पर आप #KKT स्पेस अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां पर मेंशन करें। आज के शो में हमारे साथ होंगी शर्मिला जोशी जी, sharmilajoshi.com से, और किरण जानी साहब जैनम सिक्योरिटीज से। पहले कारोबारी सत्र के दौरान 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगता दिखा। बाजार बंद होते होते जहां निफ्टी 91 अंक चढ़कर 18,119 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, वहीं सेंसेक्स भी अच्छी तेजी दिखाते हुए 320 अंक चढ़कर 60,942 पर बंद हुआ। आज आईटी और बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। और चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने दोनों ही खास एक्सपर्ट्स के पास। शर्मिला जोशी जी और किरण जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शर्मिला जी बताएं, मार्केट में ये जो आज बेहतर संकेत मिले हैं इस पे किस तरह से आप इसको एनालाइज करेंगे? बिल्कुल, नोट तो बात थी वो ये थी कि ओवर द वीकेंड हमने काफी बैंक्स के नतीजे देखे और उसका हमने सीधा असर आज देखा कि जिस तरह से बैंकिंग निफ्टी चला है। तो मेरे हिसाब से वही आज एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएटर है मार्केट में कि निफ्टी बैंक का अच्छा प्रदर्शन और अच्छा क्लोज। सो उससे मुझे लगता है कि अभी जो बाकी के बजट के पहले के दिन है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि अब शायद फोकस बाकी सेक्टर्स पर शिफ्ट होगा जो ज्यादा बजट से रिलेटेड है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप दैट वी हैव और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ रोल प्ले किया है इसमें वो वंस अगेन बैंकिंग एज अ सेक्टर ने है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वेदर इट्स HDFC बैंक, वेदर इट्स ICICI बैंक, सभी दिग्गजों के नतीजे अच्छे आए हैं। सम ऑफ द स्मॉलर बैंक्स हैव आल्सो रिपोर्टेड बेटर फाइनेंशियल्स। सो मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर रहेगा व्हिच विल कंटिन्यू टू लीड फ्रॉम द। बिल्कुल, किरण जी आपके पास आना चाहेंगे, बताएं अब मार्केट पर किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट में देखें कि जिस तरह से एक हैवी वेटेज कंपनीज के रिजल्ट थे उसके चलते मार्केट में काफी सारी उम्मीद थी कि एक मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो। उसी फ्रंट के ऊपर आज हमने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक गैप अप ओपनिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली हम देखें तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट। अगर बैंक निफ्टी की क्लियरली अगर हम बात करें तो एक आउट परफॉर्मेंस आपने देखी है बिकॉज ऑफ द HDFC ट्विंस और ICICI के जिस तरह के नतीजे आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर में उनको 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस हुआ और एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। हाउएवर इट्स गैप अप, तो एक ग्रीननेस हमें देखने को मिल रही है, लेकिन टेक्निकल वाइज थोड़ा मार्केट वीकनेस है, ऐसा डेफिनेटली हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ निफ्टी की अगर हम बात करें सो निफ्टी में भी एक बैरिश रुझान ही हमें एज ऑफ नाउ दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप ऊपर देखो डेली चार्ट देखोगे तो 4 दिन से एक 18,180 18,200 का क्लस्टर रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 18,280 20 डेज मूविंग एवरेज है। सो 18,200 280 ये जो 80 पॉइंट का जोन है वो एक सप्लाई जोन डेफिनेटली हम कह सकते हैं। तो कोई भी फ्रेश खरीदी के लिए वी वुड सजेस्ट कि आप वेट कीजिए, नीचे में कोई भी डिप मिलता है हमें 17,900 17,800 तो वहीं पे खरीदना चाहिए, या तो फिर ऊपर में 18,400 जब तक क्रॉस नहीं जाए तब तक इस जोन के अंदर बाय मत कीजिए, या तो सपोर्ट के बाद हमें मिलता है तो ही खरीदी करनी चाहिए। सो कल के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है ट्रेड में तो हमारा सेल ऑन राइज का ही रहेगा सजेशन। ऊपर में 18,200 250 आप अग्रेसिव बेट ले सकते हैं शॉर्ट सेल की। एक्सपायरी व्यू पॉइंट से आप 18,300 350 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और हमें लग रहा है कि इस बार की एक्सपायरी कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास रहे, ऐसा एज ऑफ नाउ डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है। सो निफ्टी के अंदर कोई भी राइज आता है हमें सेल करके चलना चाहिए 18,350 के ऊपर का स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी में कंडीशनल सेल रहेगा, जब तक 42,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें कोई शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए।
आपकी जो भी पोजीशन है उसमें 42,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिए एंड शॉर्ट सेल 42,500 के नीचे ही हमें करना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको एम लेवल्स पर नज़र रखना होगा और ख़ास रणनीति अपनानी होगी। चलिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये शो जो है वो आप दर्शकों का है, तो सबसे पहले हमारे पहले जो दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल भेजा है उनकी ओर चलते हैं। चिंतन है बेंगलुरु से और इनका सवाल है वीनस रेमेडीज़ के। इन्होंने 225 शेयर लिए हैं और भाव है 182 का, 182 का। लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया चाहते हैं, 12 से 15 महीने तक के लिए अगर नज़रिया हो तो क्या होना चाहिए? शर्मिला जी, क्या होगी इनको एडवाइस? बात अच्छे नहीं पिछले क्वार्टर में, और शायद इसी वजह से, और जब वैसे भी आई थिंक मिड कैप स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए और इनके नतीजों में खास प्रदर्शन नहीं रहा है, इसी वजह से ये स्टॉक इतना गिरा है। तो मेरे हिसाब से वो अभी के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 180। मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं कि उनका बाइंग प्राइस क्या था, लेकिन माय टारगेट वुड बी अबाउट 182। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी, फिलहाल बने रहने की आपको सलाह। राहुल हैं बनारस उत्तर प्रदेश से। जिंदल स्टेनलेस के इन्होंने 309 शेयर लिए हैं, 228 रुपये, लगभग 228 रुपये के भाव पे। होल्ड करें या फिर यहाँ से निकल जाना बेहतर होगा? किरण जी, क्या कहेंगे? ओवरऑल मेटल सेक्टर की अगर मैं पूरा बात करूं तो जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं, ओवरऑल ग्लोबल कमोडिटीज प्राइसेस आर राइजिंग अप। कॉपर में हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है, साथ ही साथ स्टील्स के अंदर भी काफी अच्छे ब्रेकआउट लेवल पैन आउट हो रहे हैं। सो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको मेटल सेक्टर के अंदर हमें एज ऑफ नाउ आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी दिख रही है। अब जिंदल स्टेनलेस स्टील की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्रीवियसली हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 225-220 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस किया था, स्टॉक 100 रुपीज तक क्रैश हुआ था, लेकिन आज वापस कहीं ना कहीं काफी समय के बाद वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 200 के नीचे का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। यहाँ से टारगेट काफी अच्छे हमें दिख रहे हैं, समवेयर अराउंड 350-400 तक के टारगेट्स भी आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं। तो उस टारगेट को एम करते हुए 200 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह। विकास है हमारे अगले दर्शक शिमला से और इनके पास टेक्स माको के 500 शेयर हैं और 53 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। आगे का नजरिया चाहते हैं। शर्मिला जी, क्या होगी इनको सलाह? और ये उन सेक्टर्स में जिनका रेलवे वैगन से का कारोबार है, और मुझे लगता है कि जब कभी हम बजट की बात करते हैं तब इन तरह के स्टॉक्स पर हमेशा थोड़ा फोकस रहता है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि किस तरह के नए ऑर्डर्स है रेलवे के पास, कितने नए वैगन्स एक्सेट्रा, और उसका एक हिस्सा टेक्समैको को भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो वो बने रह सकते हैं इस स्टॉक, और मेरा टारगेट क्लोज टू, वैसे तो काफी स्टॉक अच्छा है, अबाउट 67-68 का मेरा टारगेट है। 67-68 यानी 67-68 का टारगेट शर्मिला जी की ओर से यहाँ बने रहने की आपको सलाह। किशन सिंह हैं चंडीगढ़ से और इनका सवाल है कैनफिन होम के। इन्होंने 174 शेयर लिए हैं और भाव है 552 यानी 552 का। आगे के लिए नजरिया चाहते हैं। किरण जी, क्या होगी इनको सलाह? सो कैनफिन होम की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन के एमडी ने रिजाइन किया था, उसकी वजह से हमने देखा था कि स्टॉक में एक अच्छा सा करेक्शन आया। उस करेक्शन के बाद 450-460 के बॉटम बना के काउंटर क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी हम देखें तो अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है 550-570 का। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है, थोड़ा समय उनको देना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। 520 एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस है। अगर आप थोड़े इन्वेस्टर टाइप्स ऑफ ट्रेडर हो तो नीचे में आप 500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में जैसे ही 570 का लेवल क्रॉस होएगा उसके बाद हमें लग रहा है कि इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी 650 तक की भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रांग सेटअप है। अगर एज एन एग्रेसिव ट्रेडर आप देख रहे हो तो 520 का स्टॉप लॉस, एज एन इन्वेस्टर 500 के नीचे का स्टॉप लॉस, और ओवरऑल जो टारगेट हम देख रहे हैं वो 650 का। बिल्कुल, तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी होगी। बढ़ते आगे, सचिन महतोले हैं पुणे से हमारे दर्शक और इनका सवाल है कि इन्होंने कॉर्प के 15 शेयर लिए हैं
और कॉर्पोरेटिव बैंक के इन्होंने लिए हुए हैं 15 शेयर 538 के भाव पे। क्या 3 से 6 महीने तक इंतजार किया जा सकता है? शर्मिला जी, क्या होगी इनको एडवाइस? और मेरे हिसाब से जो अन्य पीएसयू बैंक है उनमें मेरा रूट ज्यादा वो मेरे ज्यादा पसंद के है। तो आई वुड रेकमेंड कि वो या तो थोड़ा बड़ा स्टॉक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी, इस तरह के स्टॉक में अपना होल्डिंग शिफ्ट करें। यहाँ पर आपको किसी और स्टॉक में जाने की सलाह। ऋषि कपूर हैं बिहार से, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इनके पास 50 शेयर हैं 1144 के भाव पे। क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? किरण जी, क्या होगी इनको एडवाइस? सो एज ऑफ नाउ उनका बाइंग प्राइस देख के लग रहा है कि ही इज ए इन्वेस्टर ओनली। तो जिस तरह की चार्ट पैटर्न्स है डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का चार्ट हम देख रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव पैटर्न बनी है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है ये नीचे 2330 2300 तक जा सकता है। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी काफी नीचे के भाव से ये स्टॉक होल्ड किया हुआ है, और इन्वेस्टर टाइप के तो ये छोटे मूव्स आई डोंट थिंक सो कि वो कैप्चर कर पाएंगे। फिर भी अगर जो वो रेगुलर मार्केट देखते हो और कैप्चर कर सकते हैं, तो एज ऑफ नाउ जब तक स्टॉक 2500 के नीचे मेरे हिसाब से एक बार बुक कर लीजिए अपना प्रॉफिट, और नीचे में कोई भी गिरावट में आपको 2300 से लेके 2250 के बीच में मिलता है तब आपको एंटर करना चाहिए। तो अगर आपको 200-300 रुपए का एक स्प्रेड या तो एक जो डाउनफॉल है उसका अपॉर्चुनिटी ढूंढना हो, तो एज ऑफ नाउ मार्केट से एग्जिट कर लीजिए। और नीचे में या तो 2250 2300 पे आप एंट्री ले सकते हो, या तो मान लीजिए यहाँ से गिरावट नहीं आती और ऊपर में निकल जाता है स्टॉक, तो जब तक 2500 क्रॉस नहीं करता है तब तक एज ऑफ नाउ हमें रिलायंस में कोई तेजी नहीं लग रही है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन है, और इस पैटर्न का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 2300-2320 तक का लग रहा है, तो वहां तक करेक्शन आ सकता है। तो अगर उनको इस करेक्शन का फायदा उठाना हो तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से सेल करके नीचे में वेट कर सकते हैं री एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आपको खास लेवल्स पर नजर रखनी होगी, खास रणनीति बनानी होगी। प्रकाश है हरियाणा से, बंधन बैंक के 15 शेयर हैं इनके पास 244 के भाव पे। क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? शर्मिला जी। और यहाँ पर तो बने रह सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ऐसे यानी जो दिग्गज प्राइवेट बैंक है उनको छोड़कर अगर कुछ बैंक्स के नतीजों में सुधार देखा गया था पिछले 1-2 क्वार्टर में, तो बंधन बैंक का नाम उनमें होगा। और ऐसे लग रहा था कि जो उनकी दिक्कतें थी या जो उनके नंबर्स में सही बैठ नहीं रहा था इन टर्म्स ऑफ एनपीएज या क्रेडिट ग्रोथ एक्सेट्रा, वो अब धीरे धीरे चीजें सही होने लगी है। तो मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं अभी के लिए। और वैसे भी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बैंकिंग वो एक ऐसा सेक्टर है विच विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो मुझे लगता है कि ये जो बाइंग हम देख रहे हैं जो फिलहाल कॉन्सेंट्रेटेड है, जो दिग्गज नाम है उनमें, वेदर इट इज एन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एंड आई थिंक विद गुड रीजन। लेकिन जैसे अगर ये रैली और चलती है बैंकिंग में, तो जाहिर सी बात है लोग ऐसे स्टॉक्स भी ढूंढेंगे जहां पर आगे चलकर परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है, और उस लिस्ट में बंधन बैंक का नाम आ सकता है। तो मेरी राय में वो अभी के लिए बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। दिलीप कुमार हैं हमारे अगले दर्शक उड़ीसा से। वेदांता के इनके पास 70 शेयर हैं 305 के भाव पे। आगे का नजरिया चाहते हैं। किरण जी, क्या होगी इनको सलाह? सो एज ऑफ नाउ जैसे हमने मेटल सेक्टर की बात की, तो मेटल के अंदर हमारा तेजी का व्यू है। सो ओवरऑल वेदांता में अगर उनके पास एक्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। रिसेंटली हमने देखा है 2 दिन से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग मूव है, लेकिन कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट इंटैक्ट है। नीचे में 320 310 उसका ब्रेकआउट लेवल है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए। नीचे 320 310 तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन होल्ड कीजिए आप। ओवरऑल स्टॉप लॉस आप 300 के नीचे का रखिए, और जिस तरह की चार्ट पैटर्न अगर आप 1-2 महीने तक इसको होल्ड रखोगे, ऊपर में 380 से 390 तक के टारगेट आपको वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपको वेदांता होल्ड करना चाहिए। तो वेदांता आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई किरण जी की ओर से। उमर फारूक हैं राजस्थान से, और इनका सवाल है कि द्वारिकेश शुगर के 400 शेयर इनके पास हैं और भाव है 40 का। क्या करना चाहिए, आगे का नजरिया चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शर्मिला जी, कैसे देखती हैं आप? और दिक्कत ये है कि ही हैज मेड गुड मनी, तो आई थिंक वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक्स रहते हैं खास करके एक तो कमोडिटी प्ले है, तो कमोडिटी का एक खास करके शुगर का एक अपना साइकिल रहता है।
और मेरे हिसाब से वो साइकिल कहीं ना कहीं पीक आउट हुआ है, और वो द्वारिकेश शुगर के नंबर्स में भी दिख रहा था। ऑफ कोर्स चीजें बदल सकती है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कंसर्न्स वगैरह भी काफी आते हैं। उसके साथ साथ शुगर एक ऐसा सेक्टर है जो आपके ओवरऑल इकोनॉमी से और इन्फ्लेशन से काफी जुड़ा हुआ है, तो उस वहां पर प्राइसेस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल आ ही जाता है अगर प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता। तो वो भी चीज एक आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक यहाँ से द्वारिकेश शुगर में अभी तो बने रहना चाहिए। मेरा टारगेट 110-115 के करीब रहेगा, तो अभी के लिए बने रहे, लेकिन आई थिंक इस चीज को उनको ध्यान में रखना चाहिए, खास करके क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे रेट पे लिया है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो, और सेक्टर के न्यूज फ्लो पर एक रुख रखे, एक नजर रखे, और उससे क्या करना है स्टॉक में वो तय करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई, लेकिन यहाँ पर आपको खास रणनीति आगे बनानी होगी। सोमनाथ हैं कोलकाता से हमारे अगले दर्शक। अडानी पोर्ट के इनके पास 63 शेयर लिए हैं और भाव है 862 का। किरण जी, क्या होगी इनको सलाह? सो अदानी पोर्ट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक सीरियस ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। स्टॉक में कहीं ना कहीं जो 800 का लेवल था उसको तोड़ा है, साथ ही साथ अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वीक टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। प्रीवियस जो उसका ब्रेकआउट लेवल था कहीं ना कहीं 730, वहां तक ये स्टॉक फिसल के जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए उनको एग्जिट करना चाहिए एंड वेट एंड वॉच कीजिए। अगर नीचे में आपको 720 730 के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री लीजिए, या तो फिर ऊपर में ये स्टॉक जब तक 790 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक इस स्टॉक के अंदर से मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना ही सलाह रहेगी। तो एग्जिट कर लीजिए, या तो 780 के ऊपर 790 के ऊपर जाए स्टॉक तब एंट्री लीजिए, या तो नीचे में 730 720 के आसपास मिले तब आप एंट्री लीजिए। आपको खास सलाह मिलती हुई। राजेश हैं राजस्थान से और इनके पास HCC के 500 शेयर हैं और भाव है 17 रुपये 80 पैसे का। होल्ड करें या फिर सेल करें शर्मिला जी, अगर आप कवर कर रही हूँ? नहीं, बढ़ते हैं अगले हमारे दर्शक की ओर। LIC के शेयर हैं इनके पास और इनका नाम है रिंकू कुमार, झारखंड से हैं और इनके पास 30 शेयर हैं LIC के। 807 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? शर्मिला जी, LIC पे आपका टेक? थोड़ी देर पहले हम नतीजों की भी बात कर रहे थे जो ओवर द वीकेंड आए हैं, और उनमें जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनके भी हमने थोड़े नतीजे देखे, HDFC लाइफ, SBI लाइफ। तो यही हो रहा है कि LIC से थोड़ा बहुत बिजनेसेस, ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है वो खींच रही है, और उनके जो मार्जिन है, जो एक पैरामीटर काफी अहम है इंश्योरेंस कंपनीज में, विच इज VNB, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, तो वो उनका मार्जिन काफी अच्छा है। SBI का, खास करके SBI लाइफ का, वो इस क्वार्टर काफी अच्छा है। सो आई थिंक LIC जब से लिस्ट हुआ है, नतीजे तो उन्होंने अच्छे दिए हैं, लेकिन जो उनका IPO प्राइस था वो उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी, तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। बट माय स्ट्रैटेजी रियली वुड बी कि आपको एक बास्केट बनाना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस शेयर्स का, और उस तरह का अप्रोच रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस बिजनेस में, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस मुझे पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। LIC का सबसे बड़ा रीच होगा, लेकिन HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू लाइफ, इनके भी अपनी अपनी खासियत है और अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो मेरे हिसाब से अगर वो एक बास्केट बनाए इंश्योरेंस कंपनीज का तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आपको विशेष सलाह मिलती हुई शर्मिला जी की ओर से किस तरह से आपको यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए। अंजना सिंह है हमारी अगली दर्शक दिल्ली से और इनके पास टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड TTML के 1000 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं और 122 रुपये के लगभग इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। क्या बने रहना अभी बेहतर है या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए? क्या होगी किरण जी इनको सलाह? सो TTML की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा मूव हमने इसमें देखा था कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते हुए, और वहां से हम देखें तो करीबन फर्स्ट मंथ ऑफ दिस 2022 हमने देखा कि स्टॉक क्लियरली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में कभी भी जो राइज आता है वो सेल ऑन राइज में ही परिवर्तित हो रहा है कि स्टॉक नीचे से जब भी ऊपर जाता है तब वॉल्यूम्स नहीं देता, लेकिन हायर लेवल पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। सो क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ दिख रहे हैं।
रिसेंटली जो मल्टीपल बॉटम्स इसने बनाए थे 87 उसको भी ब्रेक कर दिया है और रिसेंटली जो बॉटम बना था 78 उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें एज ऑफ नाउ वेट करने का कोई सेंस नहीं है, या तो फिर आप 78 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न ने अगर 78 ब्रेक कर दिया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप 60 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल वीक पैटर्न है। अगर आपको लास्ट होप इज 78 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए तो 78 ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो यहीं पे हम अपने दर्शकों के सवालों का सिलसिला रोकते हैं और बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर न्यू एज टेक के शेयरों में, जो न्यू एज टेक कंपनियां हैं उनके शेयरों में आखिर गिरावट का आलम क्यों है। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया इसके कारण बता रहे हैं। देखिए, हम एक ऐसे एरा से आ रहे थे जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो हो चुकी थी। बिल्कुल, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो हो जाती है तो आप को फिर कोई भी चीज़ अगर रखनी है, सपोज आपने घर लिया और घर में अगर आपको लोन नहीं देना है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो हो जाती है। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो हो जाती है तो आप का जो रिस्क होता है, रिस्क एबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो 2021-22 के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर हो गई। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर हो गई तो जितने भी ग्रोथ स्टॉक्स थे उनको आपने फंडामेंटली उनकी वैल्यूएशन चेंज कर दी। तो इनके अंदर जो गिरावट आई है वो एक ग्लोबल फिनोमिनन है। ओके, अगर ग्लोबली भी आप देखें, फिनटेक को मार पड़ी है, कंज्यूमर टेक को बहुत मार पड़ी है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को मार पड़ी है। तो ग्लोबली बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन हायर, आप फ्यूचर वैल्यू जो देते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड होती है, जो कि जीरो थी, अनलिमिटेड फ्यूचर वैल्यू आप दे रहे थे, वो चेंज हो गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कम हुई तो जो लोग इन कंपनीज को पैसा दे रहे थे उन्होंने बोला भाई हमें अब इतना पैसा हम आपको दे नहीं सकते हैं। इन कंपनीज का मॉडल क्या था, आप पैसा ले रहे हैं प्रमोटर फंड से और आप बिजनेस को हाई ग्रोथ में रख रहे हैं मगर आपको प्रॉफिट की चिंता नहीं है। करेक्ट। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई तो कंपनियों में जो पी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बोला जी आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। प्राइवेट लिस्टेड जब आप थे तो आपके रूल्स अलग थे, जब आप पब्लिक मार्केट में हो गए, जिसे हम ऑक्शन मार्केट बोलते हैं, रूल्स अलग होते हैं। ये भी चेंज हुआ। तीसरा, इन कंपनीज के अंदर हमने यह भी देखा कि कुछ कुछ चीज़ों के अंदर डिस्ट्रप्शन आ रहा है। जैसा कि ये जो पूरा फिनटेक बिजनेस है उनके अंदर हम देखते हैं रिलायंस आ रहा है, जो नायका का बिजनेस मॉडल है वह रिलायंस और टाटा उसके अंदर एक अपना प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। हम पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी में देख रहे हैं कि बीएसई अग्रेसिव हो चुका है। तो इन कुछ कंपनीज के अंदर भी हम देख रहे हैं कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनके अंदर मार पड़ी। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है वीआईपी शेयर्स का। शर्मिला जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं, बताएं आपकी चॉइसेस क्या हैं। और एक हफ्ते पहले करीबन एचयूएल के नतीजे आए थे। आई एम रिकमेंडिंग एचयूएल, और हमने देखा था कि उन्होंने अपनी रॉयल्टी बढ़ा दी। तो नतीजे अच्छे आने के बावजूद हमने इसमें गिरावट देखी। तो मेरे हिसाब से वो एक सॉर्ट ऑफ नीजर रिएक्शन था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रॉयल्टी बढ़ा दी जाती है तो वो एक स्टॉक के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन व्हेन यू लुक एट इट क्लोजर कि किस तरह का असर पड़ेगा और किस तरह के नतीजे थे और क्या इसमें आगे पॉसिबिलिटीज है, गिवन द फैक्ट कि कमोडिटी के प्राइसेस अब इंक्रीज हो रहे हैं और उसके साथ साथ जिस तरह के मार्जिन वो डिलीवर कर चुके हैं और जिस तरह का उनका मार्केट प्रेजेंस है अक्रॉस सेगमेंट्स, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। मैंने इसको 18 महीने का टारगेट जरूर 2800 दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। और मुझे लगता है कि मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे अगले 1-2 हफ्ते, so it's better to be with safe place। और मुझे लगता है कि HUL जैसा FMCG मेजर ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा बाय है। बिल्कुल। किरण जी, आप बताएं आपकी चॉइस क्या है। सो हमारे दो ट्रेडिंग कॉल्स है, दोनों बाई तरफ है। पहला है एमजीएल हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, समवेयर अराउंड 860, वहां से स्टॉक का आज 880 के आसपास है। क्लियरली आप देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और काफी समय के बाद स्टॉक में एक अच्छा बेस बना है। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने 830 के आसपास देखा था। सो जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, देयर आर चांसेस के 910 तक की रैली हम एमजीएल में देखेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है, लॉन्ग करके जाए 910 तक का टारगेट है 1 से 2 दिन में, और 869 ऐसे स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे।
दूसरा जो ट्रेड है वो है TCS। हमने आज IT के अंदर देखा था कि काफी अच्छा एक पोजिशनिंग लिया हुआ है एज पर चार्ट। TCS की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट बॉटम के अंदर बना हुआ है, साथ ही साथ फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को हमें मिल रहा है। सो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3414 के आसपास की क्लोजिंग थी, कोई भी गिरावट आती है लॉन्ग करके जाएंगे। 3500 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 3360 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम चर्चा के लिए, आप दोनों का, और इस खास एडवाइस के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।